गए थे भाई? तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, यहाँ पे वीर अहिर लिख रखा है और तुम वहां पे वीर 120 बहादुर लग रहे हो। तो ये सरासर ये प्रोड्यूसर जो है इसकी गलती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को जेल भेजना चाहिए। प्रोड्यूसर ने ये कहानी जहां से ली है, क्या खाली सोमनाथ जी के घर में जाके ली है, या जो जिंदा उनसे आकर पूछा उन्होंने, या जो टीवी पे या उधर उधर जो उसकी स्टोरी मिलती है वो उठा करके उसको, अरे भाई किसी से बात कर लेते हैं। तो ये किसी पार्टी को, कौम को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो क्या? 120 बहादुर सैनिकों की बजाय 120 वीर हईर के नाम से वो मूवी जो बन रही है उसका टाइटल रखा जाए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है, मैं इस मूवी को टैक्स फ्री कर दूंगा, अगर तेरा घना खर्चा हो गया तो भाई तने सब्सिडी भी देते हैं। 1962 में रजांगला चसुल क्षेत्र में लड़े गए वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। इसका नाम चेंज कर दो 120 हईर, और वो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। वीर हईर के नाम से वहाँ स्मारक बना हुआ है और वीर हईर का खिताब भी मिला हुआ है। इतनी तेज कि ब्लेड से काटोगे तो भी दर्द नहीं होता, लेकिन वो ठंडी हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि वो शरीर को बिल्कुल मतलब बेहोश कर देती है। तकरीबन 14,000 फीट की हाइट पर है। वहाँ पर जब हम देखते हैं तो कोई पक्षी भी नहीं दिखाई देता, ग्रीनरी का कोई काम ही नहीं है, सिवाय सैनिकों के कोई जीवित चीज वहाँ पर नजर नहीं आती। जाति सूचक शब्द नहीं है ये। अच्छा। ये हमारे कंधे पर वीर हईर होना चाहिए, वीर हईर रेजिमेंट हो। तो ये दर्द आज से नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना बनाया गया वो किसके लिए बना था? इसी रजांगला की लड़ाई पर। रेजांगला जो वार हुआ है वो दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से लड़ी गई है। ये कौन रुके? तो वीर हईरों ने बोला नहीं, हम तो दादा कृष्ण सिंह के औलाद हैं, पीछे नहीं जा सकते, आप अपने हेडक्वार्टर को बोल दीजिए और आपको जाना जाइए। ऐसी बातें तो कोई बोलता नहीं है। नहीं, सच्चाई तो ये है। तो साथियों, जय हिंद से शुरुआत करेंगे। अमूमन हम ये बात लास्ट में बोलते हैं कि जय हिंद जय भारत, लेकिन आज हम शुरुआत में ही आपको जय हिंद बोलेंगे क्योंकि आज की जो पूरी कवरेज है वो हमारी सैनिकों के साथ है। और ये भूतपूर्व सैनिक जो हैं, ये भूतपूर्व सैनिक विकास संघ महेंद्रगढ़ के हैं और हम उन्हीं के कार्यालय में यहाँ पर अपने स्टूडियो सेटअप के साथ यहाँ पर आपके समक्ष मौजूद हैं। बातचीत करेंगे जो 120 बहादुर मूवी आ रही है, द बैटल ऑफ रेजांगला, यानी जो रेजांगला की जो लड़ाई थी उसके ऊपर जो ये आप कहें कि बायोपिक ही बन रही है। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह भाटी जो हैं उनके और उनके साथ जो 120 जवान जो चाइना की उस बैटल में लड़े थे, भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ उस समय 1962 के अंदर जो वो लड़ाई हुई उसमें बहुत सारे लोगों ने शहादत जो है पाई। और जो खास तौर पर इसकी बात करें तो इसके ऊपर एक मूवी आ रही है, उसका नाम 120 बहादुर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि गुड़गांव के अंदर जो है, जो आज गुरुग्राम हो चुका है, गुरुग्राम के अंदर जो है खेड़कीदोला के पास दिल्ली और जयपुर हाईवे को एक बार जाम कर दिया गया था कि 120 बहादुर मूवी की बजाय इस मूवी का नाम 120 वीर अहिर हो, और साथ में अहिर रेजिमेंट का तो मामला आपको अच्छे से पता ही है। तो इन विषयों पर करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट। जी सर, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पॉइंट। सर धन्यवाद शमशेद जी। एक बार दर्शकों को नाम बताएं। मैं सूबेदार रामस्वरूप यादव, सैनिक भूतपूर्व सैनिक विकास संघ का प्रधान जी। अच्छा, ये रेजांगला की जो बैटल हुई थी, जो रेजांगला लड़ाई हुई, इसको लेकर ही चर्चा है आज। और आप सभी सारे सैनिक है तो आपके काफ़ी अच्छे अनुभव भी रहे होंगे क्योंकि आपने भी उस दुर्गम पहाड़ियों में सेवाएं दी होंगी। अच्छा, ये क्या लड़ाई थी, क्यों लड़ाई शुरू हुई, थोड़ा सा पहले एक बार इसके बारे में बताइए। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रीति माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के सव परे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर बैठ अपने भाग्य को इठलाऊं। मुझे फेंक देना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जहाँ मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेजांगला की लड़ाई की पूर्व परिस्थितियों के बारे में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति
और तत्कालीन कारण के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये जो रेजांगला है ये लेह से तकरीबन 200 किलोमीटर, चशुल हवाई अड्डा जो एकमात्र हवाई अड्डा हमारा लद्दाख में है, जहाँ पर चाइना बॉर्डर पर रसद और अम्यूनिशन पहुँचाने का कार्य होता था, उस हवाई अड्डे को सुरक्षित करने के लिए हमारी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जो अहीरों की प्योर अहीरों की रेजिमेंट थी, उसको तैनात किया गया था। रेजांगला एक दर्रा है जहाँ पर उस दर्रे से पुराने समय में तिब्बत से और हिंदुस्तान से व्यापार चलता था। अब जब 1959 में दलाई लामा हमारे देश में अपने बहुत से देशवासियों के साथ रिफ्यूजी बन करके आते हैं और चाइना को इस चीज़ का गुस्सा हो जाता है कि हिंदुस्तान ने उनको शरण दी है, उन्होंने उनको वापस मांगा, तो हिंदुस्तान सरकार ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको वापस करने से। इसलिए 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने पूरी तैयारी के लिए अचानक हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट पर हमला कर दिया और नॉर्थ ईस्ट के हमले के बाद पूरे चाइना बॉर्डर पर ये सब बातें, लड़ाई शुरू हो गई। इन लड़ाई के समय जो रेजांगला पर हमारी पोस्ट थी, उसमें हमारे पास पुराने हथियार, सीमित गोला बारूद, बहुत ही विकटतम परिस्थितियाँ, सर्दी में लड़ने का कोई अनुभव न होना, मैदानी इलाके से सैनिकों का जाना, और हमारे पास जो है बर्फीले इलाके में लड़ने के लिए जो है गर्मी के कपड़े। इन परिस्थितियों में जब हमारे जवान वहाँ थे तो 18 नवंबर की पहली रात्रि को 17 नवंबर को वहाँ पर कुछ हलचल देखी गई। चीनी गाड़ियाँ आ रही थी, चीनी लोग सैनिक आ रहे थे। वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो उनको अंदेशा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं परिस्थितियों को भाप करके और हमारे सैनिकों को मेजर शैतान सिंह भाटी साहब ने सचेत कर दिया कि आज की रात कुछ हो सकता है। उस समय -30 डिग्री टेम्परेचर था, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। बहुत ही ठंड के अंदर सैनिकों ने अपना जो है तैनाती के समय ध्यान रखा, और जब रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने देखा कि चाइना की तरफ से कुछ हरकत हो रही है, तो वहाँ पर जो है उन्होंने आदेश कर दिया था कि जब तक चीनी सैनिक हमारे रेंज में नहीं आते हैं उस समय तक गोली नहीं चलानी है, और गोली उसी समय चलानी है जब ये श्योर हो जाए कि वो गोली किसी चीनी सैनिक की जान लेगी, क्योंकि हमारे पास अम्यूनिशन बहुत कम था। तो जैसे ही वो 30-40 सैनिक आते हैं उन पर गोलियां दागी जाती हैं रेंज में आने के बाद, और इसी समय वो कुछ तो वहाँ सही मर जाते हैं चीनी सैनिक और कुछ भाग जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में सैनिकों का फिर दोबारा हमला होता है। उसमें कुछ तकरीबन 100-150-200 सैनिक फिर आते हैं और हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वो वापस कर दिए जाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के साथ चलते चलते और जब दिन हो जाता है तो चीनी सैनिकों के हमारे परिस्थितियों का, हमारे लोकेशन का, हमारे जितनी तैयारी थी युद्ध की, उसका सब का मालूम हो जाता है और घमासान युद्ध जारी होता है। इस लड़ाई के दौरान जब हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हो जाते हैं, मेजर शैतान सिंह भाटी जी को भी घायल अवस्था में वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ता है, तो हमारे सैनिकों ने आखिर में जब उनका अम्यूनिशन ख़त्म हो गया और लिमिटेड जवान हमारे बच गए, तो खंदकों से बाहर आके गुत्थम गुत्था की लड़ाई आरंभ कर दी। अपनी राइफल के बैनट और बट से लड़ाई जारी रखी। जब बैनट राइफल का बट टूट गया, राइफल भी काम करना बंद कर दे, बट टूट गए तो राइफल भी नहीं यूज हो सके लट की जगह, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पत्थरों पर पटक पटक करके मारा और
हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों के गर्दन पकड़ पकड़ करके आपस में टकरा करके उनकी जान ले ली। इन परिस्थितियों को देखते हुए जब ऐसा हुआ है तो चीनी सैनिक वापस मुड़कर चले गए। जब वापस मुड़कर चले गए तो हमारे जिन सैनिकों ने इतना बहादुरी दिखाया था, तो इनके बहादुरी के एवज में उनका सम्मान करते हुए हमारे सैनिकों को उन्होंने कंबल उड़ाया, राइफल को उल्टा लगाया, हेलमेट उनके सम्मान में लगाया और बहादुरों में बहादुर का खिताब दे करके वो वापस लौट गए। जी, तो इस प्रकार से ये जो है ना पूरी लड़ाई रही, काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियां थी, क्योंकि आपने भी कहीं सर्विस की होगी, आपने भी इस तरह के इलाके देखे होंगे, आपका कैसा अनुभव रहा? मैं 1970 की बात कहूँगा कि 303 फील्ड हॉस्पिटल बिल्कुल रेजांगला और चसूल हवाई अड्डे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 14,000 फीट की हाइट पर है। वहाँ पर जब हम देखते हैं तो कोई पक्षी भी नहीं दिखाई देता, ग्रीनरी का कोई काम ही नहीं है, सिवाय सैनिकों के कोई जीवित चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आती है। वहाँ सर्विस की आपने? वहाँ पर रहा। जी, क्या बात है। तो मतलब काफ़ी बड़ी विषम परिस्थितियाँ रहती है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हमें मैदानी इलाके से जाते हैं तो हमें 7 दिन ले में एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, मौसम के अनुसार मौसम के अनुसार डलना पड़ता है। जब ले से जाते हैं तो चसूल हवाई अड्डे के लिए हमें पहुँचने में 4 दिन लगते हैं। अच्छा। एक केरी ट्रांजिट कैंप आता है, चुमाटांग आता है, चसूल आता है और उसके बाद हम रेजांगला पहुँचते हैं। तो 4 दिन हम वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद भी हमें 7 दिन एक्लेमेटाइज करना पड़ता है, बिल्कुल आराम करना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो कोई बीमारी भी पकड़ सकती है या हमें ऑक्सीजन की कमी से कोई और घात भी हो सकता है। आपके पास एक बार फिर आएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जैसे बहुत सारे साथी और बैठे हैं और इनका भी काफ़ी अच्छा अनुभव, सर भी एक पूरी डिटेल लिखकर बैठे हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे इस लड़ाई के ऊपर और इस मांग के ऊपर? कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई के बारे में विस्तार से सरदार रामस्वरूप साहब ने बहुत कुछ बताया और मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बारे में बताने के लिए कुछ विशेष मेरे पास नहीं रह गया। आपने जो इस ऐतिहासिक अतुलनीय सैनिक पराक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1962 में रजांगला चसूल क्षेत्र में लड़े गए वीरतापूर्ण युद्ध का वर्णन इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। हम सैनिक होने के नाते 13 कमाई के 114 वीर अहिर सैनिकों को लगभग हर दिन याद करते हैं और हर साल 18 नवंबर को विशेष तौर पर याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रयास, उनके माध्यम से आप जनमानस तक भी अतुल्य वीरतापूर्ण लड़े गए युद्ध के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। आम लोगों से भी मेरी अपील है कि अपने घर, गांव, गली, मोहल्ले में 18 नवंबर सम्मान के साथ अपने अपने स्तर पर मनाया जाए, ताकि आज की युवा पीढ़ी भी जान से पाए और प्रेरणा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों ने भी काफ़ी सेवा करी है, आपकी कहाँ ड्यूटी रही? सबसे पहले शमशेर जी, मैं आपके चैनल का, आपका या भूतपूर्व सैनिक विकास के कार्यालय में स्वागत करता हूं एवं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सैनिकों के प्रति ध्यान दिया और रेजांगला की जो ताज़ा घटनाएं हैं उनको उजागर करने के लिए हमें मौका दिया। जी। मैं 1988 से लेकर 1991 तक उड़ी सेक्टर में रहा। वहाँ पर भी सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो -20 के आसपास रहता है। उसके अलावा राजौरी और पुंछ के अंदर भी रहा। जहाँ तक रेजांगला की बात है तो 1962 के अंदर 20 अक्टूबर 1962 के अंदर क्या है, चीन ने अटैक कर दिया था भारत के ऊपर। तो भारत की तरफ से 13 कुमाऊँ की चार्ली कंपनी को वहाँ चसूल हिल के ऊपर जो एयर स्ट्रिप है उसकी रक्षा के लिए वहाँ पर चार्ली कंपनी को भेजा था, जिसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान थे, जिसमें जेसीओज और अदर रैंक भी शामिल थे। और ये दुनिया की एक पहली लड़ाई है जिसके अंदर 114 जवान वहाँ पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। और मेजर साहब का भी यही कहना था आपने कि लास्ट राउंड और लास्ट अंतिम सांस तक आपने ये लड़ाई को जारी रखना है।
अच्छा, इस लड़ाई को कैसे याद रखा जाए? आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से इस लड़ाई को याद रखना चाहिए लोगों को? वैसे तो यहाँ हर साल रेजांगला डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी एक मूवी बन रही है जिसका जो टाइटल है वो रखा है 120 बहादुर। 120 बहादुर सैनिक। तो हम यहाँ सभी यही चाहते हैं, जब वहाँ रेजांगला के ऊपर अहिर धाम है और दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में एक है, तो हम यहाँ के लोग उसके अंदर 120 जवानों के अंदर ज़्यादातर यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में और दक्षिणी हरियाणा के थे, और ख़ास करके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अपनी झुंझुनू, अलवर, यहाँ के सैनिक सबसे ज़्यादा थे। तो यहाँ की सभी की यही हार्दिक इच्छा है कि उस 120 बहादुर सैनिकों की बजाय 120 वीर हईर के नाम से वो मूवी जो बन रही है उसका टाइटल रखा जाए, ताकि यहाँ आने वाले पीढ़ी को भी अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने वीर सैनिकों के प्रति थोड़ा गर्व महसूस करे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या क्या किया। जी सर, एक बार नाम बताएं दर्शकों को। सूबेदार ब्रह्म देवारी। जी सूबेदार जी, मैं उनसे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ कि उन्होंने अभी जैसे कहा कि वीर अहिर नाम होना चाहिए, 120 वीर अहिर इस मूवी का नाम होना चाहिए। तो 120 वीर अहिर नाम होगा तो कहीं जाति पर बात तो नहीं आएगी कि जाति को हाईलाइट करे सेना का मामला है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सेना के अंदर भी तो जाति के नाम से रेजिमेंट खड़ी हुई हैं। जैसे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राजराइफ है, सिख रेजिमेंट है, इत्यादि जो रेजिमेंट हैं, तो तब उनके कंधे पर ये लगा हुआ है, बोला जाता है, तब वीर अहिर में बोलने में, लिखने में क्या फर्क पड़ता है। अब एक मूवी जो आ रही है 120 बहादुर, तो वो जब हमारा पूरा कार्यक्रम है जसूल के अंदर, जब वीर अहिर के नाम से वहाँ स्मारक बना हुआ है और वीर अहिर का खिताब भी मिला हुआ है, 63 फील्ड रेजिमेंट है आर्मी के अंदर, उसको वीर अहिर का खिताब आर्मी हेडक्वार्टर ने दिया है। आप किस में थे? मैं पहले 63 फील्ड रेजिमेंट में था। अच्छा, उसी रेजिमेंट को वीर अहिर का खिताब, वीर अहिर का खिताब मिला हुआ, उसके क्वार्टर गार्ड पर पे ऑफिस में, यहाँ तक कि फाइलों के अंदर भी वीर अहिर लिखा हुआ होता है। तो इस जाति सूचक शब्द नहीं है ये। अच्छा। ये हमारे कंधे पर वीर अहिर होना चाहिए, वीर अहिर रेजिमेंट हो। रेजिमेंट की भी एक बड़ी डिमांड अपने आप। हाँ, वीर अहिर रेजिमेंट भी हो, अहिर रेजिमेंट के नाम से, जैसे और रेजिमेंट कास्ट के नाम से रेजिमेंट है, उसी प्रकार से ये भी होना चाहिए। अब वीर अहिर के नाम से ही ये जो मूवी बन रही है, वीर अहिर के नाम से होने चाहिए। बहादुर की जगह, बहादुर तो सब होते हैं भाई, जाट भी बहादुर हैं, राजपूत भी बहादुर हैं, अहिर भी बहादुर हैं, एक पहचान नहीं मिल पा हाँ, पहचान नहीं मिल पा रही। इसलिए पहचान के लिए वीर अहिर नाम होना चाहिए, 120 वीर अहिर होना चाहिए। और भी यहाँ पर हमारे साथ जो है ना भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित है। जी स्वागत है जी आपके इंडिया न्यूज़ पर। आप क्या कहेंगे इस विषय पर? तो सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक विभाग संघ मेंढड़ के सैनिकों को आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। जी नाम और बताएं अपने दर्शकों को। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह, भूतपूर्व सैनिक विभाग संघ का उपाध्यक्ष हूँ और इंडियन आर्टिलरी के अंदर बीइंग AIG, कोई गलत अर्थ ना निकले, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी पद पे मैंने काम किया है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर जो 120 वीर अहिर की मांग चल रही है इस पर? अभी आप बहुत सारे मेरे साथियों ने बताया इस लड़ाई के बारे में, मुझे बड़ा दुख है और मैं कुछ आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 63 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लता जी को बोला कि भाई इस लड़ाई के बारे में कोई ऐसा गाना बनाओ, तो ये दर्द आज से नहीं है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जो गाना बनाया गया वो किसके लिए बना था? इसी रेजांगला की लड़ाई पर। लेकिन बड़ी विडंबना है कि किसी उसके अंदर अहिर का नाम नहीं, जबकि लड़ाई किसने लड़ी? अहिरों ने लड़ी। उसका कारण जैसे सूबेदार ब्रह्मदेव जी ने बताया कि हमारी अहिर रेजिमेंट न होना। अब मैं आता हूँ आप दूसरे पॉइंट पर। हम कई बार इस लड़ाई का वृत्तांत सुनते हैं टीवी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। बताने वाला बड़ा जोश से बताया, मेजर शैतान सिंह भाटी का नेतृत्व,
नेतृत्व जब भी चलता है जब उसकी टीम के अंदर देश के प्रति भावना है, लड़ाई की भावना है। लेकिन एक बार भी कहीं ये नाम नहीं आया हरियाणा के ज्यादा थे, तो हरियाणा के ज्यादा थे वो वीर अहिर भी कह सकते हैं। वो आपको कहीं भी उठाकर देख लेना, लड़ाई वीर अहिरों ने लड़ी, लेकिन उनको छुपा दिया जाता। रही बात मूवी की, भाई जब वीर अहिर धाम वहां पे बना हुआ है, और धाम मैं आपको बता दूं, ये धाम खाली चसूल में नहीं बना हुआ, वीर अहिरों का धाम तो चाइना बॉर्डर पे हिमाचल अरुणाचल में भी है। अहिरों का जो इतिहास इतना, आखिर आर्मी के अंदर लंबा विषय हो जाएगा। बताओ जितना बता सकते हो। सन 48 के अंदर हवाई अड्डा जम्मू श्रीनगर का किसने बताया? फोर कमाऊ। मेजर सोमनाथ शर्मा, देश के पहले जो ना परमवीर चक्र, वो फोर कमाऊ वीर अहिरों की थी। और एक बंदा खुद मेरे गांव का अंगनाराम हवलदार, जिसने दुश्मन का ग्रेनेड उठाकर दुश्मन उठाकर चारों को मारा, वो वीर चक्र है। उसी सन 48 के युद्ध के 62 का आज हम बात जिक्रा कर रहे हैं, 71 है। एक 67 में एक छोटी सी लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी चाइना के साथ। उसके अंदर 6 घंटे के अंदर चाइना को बिल में बांट दिया था, और वे कारनामा करने वाली मेरी यूनिट थी। आप कौन सी यूनिट में साहब? मैं 97 फील्ड में था। वो बड़े जो ना उसमें हमारी कैजुअलिटी भी हुई, गोला आकर के हमारे कुक हाउस पे गिर गया। हमारे जो खाना बनाने वाले थे, वो कमांडर था, कुक था, एक सफाई वाला था, वो बेचारे मारे गए, शहीद हो गए। ऐसे ही आगे चलो आप, 99 में जो कारगिल युद्ध है उसमें परमवीर चक्र जो आज जिंदा है, तो बहुत सारे हैं। अब ये दर्द इस बात का है कि भाई तुमने वीर भी बहादुर बना दिए, तो वो बहादुर कौन थे उसको लिखने में क्या दिक्कत है? भाई प्रोड्यूसर ने ये कहानी जहाँ से ली है, क्या खाली सोमनाथ जी के घर में जाके ली है, या जो जिंदा उनसे बाकर पूछा उन्होंने, या जो टीवी पे या उधर उधर तो उसकी स्टोरी मिलती है वो उठा करके उसको, अरे भाई किसी से बात कर लेते हैं। तो ये किसी पार्टी को, कौम को नीचा दिखाने का काम कर रहे हो क्या आप? अभी तो रामचंद्र यादव जी जिंदा हैं, रामचंद्र जी, निहाल सिंह जी हैं, 2 जिंदा हैं। और वही लोग आए थे, वापस भी वो आए थे, सारा वृत्तांत भी उन्होंने। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई मेजर शैतान सिंह भाटी एक अच्छा जो ना ऑफिसर थे, उनको तो जैसे उनका नाम है तो उनका कैरेक्टर है तो उनको तो पहचान मिल गई, लेकिन 120 लोगों को नहीं। इसको क्या मिला जिसने लड़ाई लड़ी? और ये आप, मैं बताऊं, आदेश मिल गया हेडक्वार्टर से, भाई आप पीछे आ जाओ। मेजर शैतान सिंह को तो अगर कंपनी जेसीओज और जवान ये बोलते कि हाँ ठीक है साहब चलो, तो चलना पड़ता उनको। रुके कौन? रुके तो वीर अहिरों ने बोला नहीं, हम तो दादा कृष्ण सिंह की औलाद हैं, पीछे नहीं जा सकते, आप अपने हेडक्वार्टर को बोल दीजिए और आपको जाना जाइए। ऐसी बातें तो कोई बोलता नहीं है, नहीं सच्चाई तो ये है। तो इसका नाम 120 वीर अहिर होना चाहिए सर। बिल्कुल। अहिर रेजिमेंट को लेकर भी समय समय पर मांग उठती है। रेजिमेंट को तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे सूबेदार ब्रह्मदेव जी ने बताया, भाई अगर उसके ऊपर लिखा होता अहिर रेजिमेंट होती तो 13 कमाओ क्यों बोलते? सीधे भाई 13 कमाओ अहिर रेजिमेंट थी। सही बात। तो उस गाने में फिर अहिरों का नाम आ जाता ना, मेरे वतन के लोगों। अब मराठों को आ रहा है, पता नहीं बंगालियों का आ रहा है, उस गाने को आप सुनो, मैं गाने को वो नहीं बना, लेकिन वास्तव में जिसने लड़ाई लड़ी, वास्तव में गाना जिसके ऊपर बनाया गया, उनका नाम तक नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलिए आप पर एक बार फिर से वापस आएंगे, एक और जो है ना भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ उपस्थित। सर स्वागत आपका ये लिस्ट पर। सबसे पहले शमशेर जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें रेजंगला के ऊपर कुछ बोलने का मौका दिया है, और हम जनता को भी इसके बारे में थोड़ा बहुत
ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा सोच विचार है कि रेजांगला जो वार हुआ है वो दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से लड़ी गई है, जिसमें हमारे जवानों ने 120 जवानों ने अहीर जाति से जो संबंध रखते थे, उन्होंने अपनी बहादुरी का इतना ज़बरदस्त नमूना पेश किया है। विषम परिस्थितियों के कम से कम लॉजिस्टिक, कम से कम ऑमनेशंस, कम से कम क्लोथिंग्स के रह करके, जबकि वहाँ की जो एल्टीट्यूड की जो मौसम की परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं लगभग 120 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, और ठंड में इतनी वो एक तलवार की तरह काटती हैं। शायद अगर वो हवाएं चलती हैं, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ मैं ले साइड में रहा हूँ वहाँ से, तो वहाँ पे इतनी तेज़ कि ब्लेड से काटोगे तो भी दर्द नहीं होता, लेकिन वो ठंडी हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि वो शरीर को बिल्कुल मतलब बेहोश कर देती है। तो उस परिस्थिति में हमारे बहादुरों ने लड़ाई लड़ा है इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर, तो वो काबिल तारीफ़ है और ये इतिहास में है। तो इनके इसी के लिए मैं अपनी तरफ से डिमांड करूँगा कि इनका 120 अहीर बहादुरों अहीर नाम से याद किया जाए। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि बहुत बड़ा बलिदान रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी अहीर धाम है, हमारा रेजांगला में भी अहीर धाम है, और हम इतने बलिदान दे चुके हैं, बावजूद उसके आज भी हम नाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो मूवी के नाम की लड़ाई हो, चाहे वो अहीर रेजिमेंट के नाम की लड़ाई हो। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे कि हम आखिर हमारा समाज कब तक नाम की लड़ाई लड़ता रहेगा? देखिए सर, इसमें समाज तो वो कुछ नहीं कर सकता, करेंगे तो सरकार को इस वो वो मैं तो इसी बात को बार बार कह रहा हूँ कि बड़ी जो ना दुख की बात है कि सरकार एक बहाना लेती है जो वो जातिवाद हो जाएगा, पहले ये बोलवा, इसके बाद उन जाति की रेजिमेंट नहीं बनेगी, तो वे पहले क्यों बना दी? आज अलग अलग जातियां अब फिर मूवी भी आते हैं, इसमें भी शायद किसी का लॉजिक ये है कि यार वो तो एक जाति के ऊपर फिल्म चली जाएगी, तो फिर वो जाट फिल्म क्यों बन गई? हाँ, जाट भी बनी अभी फिल्म। तो राजपूत क्यों बन गई है? पहले राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की राजपूत भी है। आज अभी इसी साल में ये जाट मैं एक और भी आपको एग्जांपल दे दूं, बहुत सारी फिल्मों में आप देखना, एक डकैत फिल्म है सनी देओल की, उसके अंदर सीधा सीधा डाकू को जो है ना यादव बोल दिया गया, और बाकी फिल्मों में कहीं बोला गया कि राजपूत है तो ठाकुर तो गैंग का लीडर को बोलते हैं, लेकिन कौम को छुपा के ठाकुर बोल दिया। अभी छोटी छोटी चीजों को देखता नहीं, पकड़ता नहीं है, वो किस तरह से जो है कौम को नीचा दिखाया जा रहा है, उसको बाइकाट किया जा रहा है। विलेन का नाम तो रख दिया, लेकिन मूवी का नाम नहीं रख रहा। आप देख लो, मूवी का नाम नहीं रखा। अच्छा फिर वहां पे अहीर क्यों लिख रखे? वहां पे अहीर धाम क्यों लिख रखे? जो जातिवादी, फिर तुम कहाँ गए थे भाई? हाँ। तुम फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, यहाँ पे वीर अहीर लिख रखा है, और तुम वहां पे वीर 120 बहादुर लग रहे हो। तो ये सरासर ये प्रोड्यूसर जो है इसकी गलती है। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को जेल भेजना चाहिए। फिल्म बनाना अच्छी बात है, रियल स्टोरी दुनिया के सामने आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कौम को नीचा क्यों दिखा रहे हो भाई तुम लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतनी कठिन परिस्थितियां मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय मैं ग्लेशियर में नौकरी किया हुआ है, ठीक है? आप ये देखो, जब बंदा को भेजते हैं ना तो कफन उड़ा के भेजते हैं। ये कफन है, देखो, ये आएगा वापिस नहीं आएगा पता नहीं है। अच्छा, जब भेजते हैं तो कफन, ये एक प्रकार से मतलब ड्रेस देखो, अब वाइट, ये है सर्दी के कपड़े में मानता हूँ, विंड शर्ट नहीं है, पूरी वाइट शर्ट जो है ना पूरा, लेकिन आप उसको दूसरे रूप में देखो। सही बात। अब पहले तैयार करके भेज रहे हैं भाई, पता नहीं आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और जब वापस आते हैं तो इस बेस में आते हैं। देखो ये हालत बनती है वहाँ, -50 डिग्री, 17,000 फीट की ऊंचाई पे। हाँ, ये मेरी खुद की है। अच्छा, खुद की फोटो है। 17,000 फीट की हाइट पे मैंने जीपीएम किया वहाँ यहीं पे। पर मतलब पोस्टेड थे या कहीं? पोस्टिंग था मैं वहाँ पे। रेजांगला में? नहीं, अच्छा। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर। लेह लद्दाख से आगे लेह जो लद्दाख ग्लेशियर से, स्टार्ट ग्लेशियर। होता है, हाँ, लेकिन वहाँ पे ओपी में एक दूध जो ना हाँ। कंटिन्यू ही रहता है। अच्छा, पाकिस्तान के फायर आते रहते हैं, अच्छा, वो बंद नहीं वहाँ होता लड़ाई आमतौर लड़ी पर। आपने? हाँ जी। चलिए, तो काफ़ी अनुभव जो है ना यहाँ पर इन भूतपूर्व सैनिकों का है, और काफ़ी बार जो है ना इन्होंने जो है सीधा फ्रंटियर पर भी लड़ाई करी है। यहाँ एक बार सूबेदार जी के पास फिर आते हैं।
जी, अब कंक्लूड कीजिए कि किस प्रकार से ये मांग जो है ना आगे रहे और बदलाव हो इस मूवी के नाम में। देखिए, हमारे इतिहास को शुरू से ही बहुत तोड़ मरोड़ करके रखा है। पहले हमारे देश का इतिहास, जो असली इतिहास है, अभी तक जी हमारे सामने नहीं आया है। उसमें सच्चाई छुपाई गई है और किसी दूसरों को महान बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। हमारे देश के जितने शहर हैं, पता नहीं किस किस के नाम हैं सड़कों पर, लेकिन हमारे असली जो हीरो थे देश के, उनको अभी तक छुपाया गया है। उनके नाम पर कुछ है ही नहीं। जब कुछ लोगों ने आगे बढ़ के किया है तो अपने बलबूते पर किया है। मैं ये कहता हूं कि ये इस कौम के साथ भी, इस राज्य में या पहले भी, ये अन्याय होता रहा है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। अगर किसी चीज़ का आकलन किया जाए, या तो आप अवार्ड ले लो, ब्रेवरी अवार्ड ले लो, या तो उसको क्राइटेरिया बना लो कि जो इतने लेगा उसका रेजिमेंट बनेगा, या कोई न कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि वो रेजिमेंट बनेगी जिसका ये क्राइटेरिया पूरा होगा। जिला बनाते हैं, तहसील बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, तो क्राइटेरिया रख देते हैं, ऐसा होगा तो बनेगा। भाई, रेजिमेंट बनाने में क्यों नहीं होता क्राइटेरिया? ये होना चाहिए। रही बात रेजिमेंट बनाने की, और ये बहाना बनाते हैं कि नहीं बना सकते, संविधान में नहीं है। मैं बोलता हूँ राजपूत रेजिमेंट में मुस्लिम कंपनी भी है, गुजर कंपनी भी है, राजपूत कंपनी भी है, लगाते सभी राजपूत हैं। ऐसा क्यों है? गुजर भी राजपूत लगाता है, मुस्लिम भी राजपूत लगाता है। फिर इनको अहीर टाइटल देने में दिक्कत क्या है? ये तो बोलें, जनता के सामने ये बात रखें कि हम इस वजह से नहीं कर सकते। सिर्फ बहाने बनाने से बड़ी बड़ी 370 धारा हटा दी, दूसरी धाराएं हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिए। क्या एक छोटा सा नहीं हो सकता है? 120 बहादुर मूवी बन रही है, इसके लिए इसके लिए मैं ये कहूँगा, ये घोर अन्याय है। इस पर फरहान अख्तर जी को रिकंसिडरेशन करना चाहिए। ये इस कौम का ही नहीं बल्कि उनका भी सम्मान बढ़ेगा अगर ऐसा करते हैं तो। और उनके लिए ये पूरा देश, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जाति, हमारे देश की 36 बिरादरी इसका अपोज नहीं कर रही है। वो सभी रेजिमेंट के भी फेवर में और इसके नाम को 120 वीर अहीर रखने में भी फेवर कर रहे हैं जी। तो अब ये बताइए अख्तर साहब को क्या दिक्कत है? यहाँ तक हमारे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है, मैं इस मूवी को टैक्स फ्री कर दूंगा, अगर तेरा घना खर्चा हो गया तो भाई तेना सब्सिडी भी देते हैं। लेकिन तो इसको नाम 120 इसका नाम चेंज कर दो 120 अहीर, और वो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जिसने ये अनाउंस किया है, ओपन में अनाउंस किया है कि हम ऐसा कर देंगे, आपके घर से एक पैसा नहीं लगने देंगे, सब्सिडी दे देंगे, पैसा दे देंगे, 120 वीर अहीर कर दो। अगर आप ये कहते हो कि मेरा बहुत खर्चा हो गया है और हमारे स्टेट में टैक्स फ्री भी हो जाएगी, तो धन्यवाद। आप इसको कुछ कहना चाहेगा? बाकी जी जी, जहाँ तक वीर अहीर रेजिमेंट की बात है, अभी आप भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर या हर जगह घूमते हैं, स्ट्रेंथ के हिसाब से जो यादव कम्युनिटी है, अहीर कम्युनिटी है, वो जितनी भी रेजिमेंट हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे राजपूताना राइफल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बिहार हो, सिख हो, सिखलाई हो, जैकरिफ हो, जैकलाई हो, इन सब से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है भारत के अंदर अहीरों की है। ये बात दूसरी है, कहीं यादव बोलते हैं, कहीं अहीर बोलते हैं, कहीं ग्वाला बोलते हैं, लेकिन उनकी जो कास्ट है वो श्री कृष्ण के वंशज है, अहीर के नाम से ही है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हुए भी हमारी रेजिमेंट नहीं है, इसका हमें बहुत ज़्यादा मलाल है। तो हम भी यही चाहते हैं, सरकार से निवेदन है, सब सैनिकों की तरफ से निवेदन है कि अहीर रेजिमेंट को भी बढ़ाया जाए, और ये जो मूवी बनी है 120 वीर बहादुर, इसका भी नाम बदल करके 120 वीर अहीर रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब।
ठीक है जी। तो आज हमने बातचीत करी खास तौर पर 120 बहादुर जो मूवी बन रही है उसका नाम जो है चेंज होकर 120 वीर अहीर हो, और साथ में जो एक लगातार मुद्दा शुरू से चलता रहा है अहीर रेजिमेंट को लेकर, भूतपूर्व सैनिक विकास संघ जो है उसके जो पदाधिकारी और अन्य जो सम्मिलित कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो यहाँ पर बैठे थे और इन्होंने अच्छी तरीके से अपने अनुभव तो बताए ही, साथ में रेजांगला में जो घटित हुआ उसके बारे में भी चर्चा की और अपनी जो है मांग जो है इन दोनों विषय पर रखी। आप क्या समझते हैं, आप क्या कहते हैं इन दोनों विषय के ऊपर, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जो ये आवाज़ है आपकी बुलंद हो और 120 बहादुर जो मूवी है उस मूवी का नाम 120 वीर अहीर हो और अहीर रेजिमेंट भी बने, और इसी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और फिर इस पर जो है ना जो भी उचित एक्शन होना चाहिए वो एक्शन हो। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें, इंटरव्यूज़ और आपको इस तरह की कवरेज देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।